कॉनिचिवा भाई लोग। तो कैसे हो तुम लोग? तो यार आज हम डीमन स्लेयर के एपिसोड 21 को देखने वाले हैं। पर उससे पहले जिसने भी इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखा है वो पहले देख लो। डीमन स्लेयर प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो पहले उनको देख लो और फिर एपिसोड 21 को कंटिन्यू करना। और जिन्होंने देख लिया है, एंजॉय। कहानी के शुरुआत में हम कुछ छोटे बच्चों को देखते हैं। अभी ठंडी का मौसम है, इसलिए ये बच्चे बर्फ से खेल रहे थे। तभी वहाँ पे एक और छोटा बच्चा आता है। ये और कोई नहीं, रूई है। ये तब का समय है जब रूई डीमन नहीं बल्कि एक इंसान था। रूई इन बच्चों को खेलते हुए देखता है। वो जैसे ही उनके पास जाने के लिए अपना कदम बढ़ाता है वो वहीं पे गिर जाता है। तब रूई की माँ रोते रोते आती है और रूई को घर ले जाता है। जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि रूई बचपन से ही एक कमज़ोर बच्चा है। वो इतना ज़्यादा कमज़ोर बच्चा था कि वो ठीक से चल भी नहीं पाता था। इसलिए उसके माँ और पिताजी ने उसको बाहर जाने के लिए मना किया था। रूई के माता पिता हमेशा रूई के लिए दुखी रहते थे। तभी एक दिन रूई के पास मुजान किबुत्सुची आया। उसने रूई की कमज़ोरी दूर करने के लिए रूई को अपना खून दिया। अब रूई कोई कमज़ोर बच्चा नहीं है, पर वो अब कोई इंसान भी नहीं है। मुजान की खून की वजह से रूई डीमन बन चुका था। बाकी डीमंस की तरह वो भी सूरज की रोशनी नहीं झेल सकता था और उसको जिंदा रहने के लिए इंसानों को मार के खाना पड़ता था। ये देखकर रूई के माता पिता पहले से भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि रूई हर दिन इंसानों को मार के खाता है। रूई के माता पिता कभी भी नहीं चाहते थे कि रूई ऐसा बन जाए, इसलिए वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने बेटे को मार देंगे। एक रात जब रूई सो रहा था तब उसके माता पिता उसको मारने आए थे। रूई की माँ रो रही थी और रूई के पिता का हाथ काँप रहा था। मारने से पहले रूई का पिता रूई को बोलता है कि रूई को मारने के बाद वो दोनों भी एक दूसरे को मार देंगे और वो रूई के ऊपर हमला करते हैं। पर अचानक रूई को होश आ जाता है। इसके बाद हम रूई को बाहर बैठे हुए देखते हैं। रूई अब आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, मैंने एक कहानी सुनी थी, एक परिवार की कहानी। एक पिता ने अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद की जान की कुर्बानी दी थी, पर इधर मेरे ही माता पिता मुझे मारना चाहते थे। शायद ये लोग नकली है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि रूई ने अपने ही माता पिता को मार दिया, क्योंकि वो गुस्सा था कि उसके ही परिवार उसको मारना चाहता था। इसलिए गुस्से में आके रूई ने अपने माता पिता दोनों को मार दिया। रूई का पिता मर चुका था, पर उसकी माँ अभी भी जिंदा थी। अपने आखिरी सांस में वो रूई को बोलती है कि उन दोनों को माफ़ कर दे, रूई को एक कमज़ोर शरीर देने के लिए। ये सुन के रूई को अपने पिता की बात याद आता है। रूई को मारने से पहले उसके पिता ने कहा था कि रूई को मारने के बाद ही वो दोनों भी मर जाएंगे। अब रूई को समझ आ चुका है कि उसके परिवार भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और उस रात रूई ने अपने ही हाथों से इस खूबसूरत रिश्ते के बंधन को तोड़ दिया। रूई अब बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि वो अब क्या करे। तभी वहाँ पे मुजान आता है और वो आके रूई को बोलता है, रूई दुखी मत हो, ये उन लोगों की गलती है क्योंकि वो दोनों तुम्हें इस रूप में अपना ना सके। रूई ये सुन के और ज़ोर से रोने लगता है। और हम अब प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं। रूई को अब ये सब बातें याद आता है। उसे अब सब कुछ याद आ चुका है कि वो एक इंसान से डीमन कैसे बना और उसकी इंसान की ज़िंदगी कैसी थी। वो अब बोलता है, उस रात मास्टर मुजान ने मुझे अपनाया, जिसके बाद मैं धीरे धीरे और भी ज़्यादा ताकतवर बनता गया। मैं जितना ताकतवर बनता था, मैं अपनी इंसानी ज़िंदगी को भूलने लगता था, जिसकी वजह से मैं अपनी मन की इच्छा भूल गया। सब कुछ याद करने के लिए मैंने अपना एक परिवार बनाया, एक नकली परिवार, पर कोई भी फ़ायदा नहीं रहा। मैं चाहता था कि सब मुझे सुरक्षित रखें, पर यह संभव नहीं था क्योंकि मैं ही सबसे ज़्यादा ताकतवर था। एक नकली परिवार बनाने के बाद भी मुझे कभी भी याद नहीं आया कि मैं करना क्या चाहता था, पर अब याद आ चुका है। जिसके बाद रूई का शरीर तानजीरो के पास आके गिर जाता है। तानजीरो रूई के शरीर को देखता है और वो रूई के अंदर दुख और दर्द की गंध महसूस करता है, जिसकी वजह से तानजीरो अपना हाथ रूई के शरीर के ऊपर रखता है। इसका हाथ गर्म है, बिल्कुल सूरज की किरण जैसा। अब मुझे याद आया कि मुझे करना क्या था। मैं माफ़ी मांगना चाहता था अपने परिवार से। माँ, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सब मेरी गलती थी, पर अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने सुना है कि जो अच्छा काम करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं,
और जो बुरा काम करते हैं वो नरक में। मैंने तो इतने इंसानों को मारा है, कितने मासूमों का खून बहाया, इसलिए मैं कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा, है ना? और मैं आप दोनों से कभी मिल भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप दोनों तो स्वर्ग में होंगे। तभी रूई के माता पिता की आत्मा रूई के पास आ जाता है और वो दोनों रूई को बोलते हैं कि भले ही रूई नर्क में क्यों न जाए, वो दोनों भी अपने बेटे के साथ ही जाएंगे। रूई फिर से इंसान बन जाता है और वो उन दोनों को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और आखिरकार रूई अपने माता पिता से माफ़ी मांग लेता है, जिसके बाद उन तीनों की आत्मा चले जाते हैं और रूई का शरीर राख बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गियो ने रूई के कपड़े के ऊपर अपना पैर रखा है। गियो अब तानजीरो को बोलता है, किसी इंसान को खाने वाले डीमंस पर रहम मत दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता ये बच्चा था, ये हमेशा एक मॉन्स्टर ही रहेगा जो कि कई सालों से छुपा हुआ था। जो मारे गए उनका बदला लेने के लिए मैं उनका सर काटूंगा ताकि और किसी के साथ ऐसा ना हो, उन पे कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। लेकिन वो जो डीमन होने के बाद निराश होते हैं, मैं उनको नहीं मार सकता, क्योंकि डीमंस भी कभी इंसान थे, मेरी तरह, आपकी तरह। प्लीज इसके ऊपर पैर हटाइए। अब गियो नेजुको को देखता है। गियो नेजुको को देख के समझ जाता है कि ये दोनों कौन हैं। 2 साल पहले जो घटा था उसे सब याद आ जाता है। तभी गियो को कुछ महसूस होता है। वो समझ चुके हैं कि नेजुको के ऊपर कोई हमला करने वाला है। गियो का एहसास बिल्कुल सही था। शिनोबु नेजुको के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, पर गियो नेजुको को बचा लेती है। ये देख के शिनोबु बहुत ही हैरान रहती है, क्योंकि गियो तो मेका डीमन स्लेयर कॉर्प्स का मेंबर है और उसने अभी अभी एक डीमन को बचाया। शिनोबु अब गियो को बोलती है, तुम मेरे रास्ते में क्यों आए तमियोका? तुमने ही मुझे बताया था कि डीमंस को दोस्त नहीं बना सकते, और अभी तुमने एक डीमन को बचाया। अब इसका क्या मतलब हुआ? बस इसीलिए तुम्हें कोई पसंद नहीं करता? मुझे कोई पसंद नहीं करता। ओ मुझे माफ करना तमियोका, क्या तुम्हें ये पता नहीं था कि लोग तुम्हें पसंद नहीं करते? प्लीज मुझे माफ कर दो ये बताने के लिए। छोटे बच्चे, तुम जिस लड़की के साथ हो वो एक डीमन है, तुम्हें पता है ना? हाँ मुझे पता है, पर अब गलत हो, मेरा मतलब सही हो। ये एक डीमन तो है पर मेरी बहन है, और ये ओ बेचारी, कितना बुरा हुआ। कोई बात नहीं, मैं उसे ऐसा जहर दूंगी कि वो बिना तकलीफ के मर जाए। ये सुन के तानजीरो हैरान रह जाता है। क्या तुम हिल सकते हो? अगर नहीं हिल सकते तब भी तुम्हें चलना होगा। अपनी बहन को उठाओ और भागो। तानजीरो ऐसा ही करता है। वो गियो को शुक्रिया बोल के नेजुको को उठा के वहाँ से भागने लगता है। इस तरफ डीमन कॉर्प्स का रेस्क्यू टीम जिनोत्सु के साथ साथ काफी मेंबर्स को रेस्क्यू करते हैं। साथ ही साथ ये लोग शिनोबु का एंटीडोट भी यूज करते हैं उन कॉर्प्स मेंबर के ऊपर जो लोग उस स्पाइडर डीमन की वजह से स्पाइडर बनने वाले थे। तमियोका, तुम्हें पता है ना कि एक डीमन को बचाना डीमन कॉर्प्स के रूल के खिलाफ है, और तुमने अभी रूल तोड़ा है। गियो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। तानजीरो नेजुको को लेके भागने लगता है। वो मन ही मन बोलता है कि शायद इसके बाद उसको डीमन स्लेयर के कॉर्प्स से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसने रूल तोड़ा है। तभी हम किसी को तानजीरो का पीछा करते हुए देखते हैं। इस तरफ गियो और शिनोबु लड़ने लगते हैं। शिनोबु गियो की इस बर्ताव को देख के बहुत ही हैरान है। लगता है तुम सीरियस हो तमियोका। आखिर किसने सोचा था कि एक हसीना डीमन को बचाएगा? भले ही तुम सीरियस हो या फिर ना हो, मैं तुम्हें को भागने का वक्त नहीं निकालने दूंगी। ये बोल के शिनोबु वहाँ से चली जाती है और गियो शिनोबु का पीछा करने लगता है। मुझे कोई परवाह नहीं है तमियोका कि तुम मुझे पकड़ पाओगे कि नहीं, लेकिन उसके बारे में मत भूलो। तभी गियो एक जोरदार छलांग लगाता है और शिनोबु को पकड़ लेता है। इस तरफ तानजीरो भी भाग रहा है। उसका शरीर दर्द के मारे टूटने लगता है, पर वो रुकता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो रुक गया तो उसकी बहन मारी जाएगी। अब नेजुको फिर से होश में आ जाती है, पर तभी अचानक तानजीरो के ऊपर कोई हमला करता है, जिससे नेजुको गिर जाती है। तानजीरो देखता है कि ये एक लड़की है जो कि डीमन कॉर्प्स का ही मेंबर है। ये लड़की जैसे ही नेजुको के ऊपर हमला करने वाला होता है, तानजीरो उसको रोक देता है। तानजीरो अब नेजुको को बोलता है कि वो यहाँ से भाग जाए, और नेजुको ऐसा ही करती है। पर ये लड़की तानजीरो को बेहोश करके फिर से नेजुको की तरफ बढ़ती है, और जैसे ये लड़की नेजुको के ऊपर हमला करती है, नेजुको अपना साइज छोटा कर लेती है। पर फिर भी ये लड़की नेजुको का पीछा नहीं छोड़ती। वो लगातार हमला करती रहती है,
और नेजुको इसके हमले से बचती रहती है। ये लड़की समझ नहीं पाती कि ये बच्चे डीमन उसके ऊपर हमला क्यों नहीं कर रही, पर उसे डीमंस को मारने का ऑर्डर मिला है, इसलिए वो इन बातों का ध्यान नहीं देता। इस तरफ हम गिव और सिनोबु को देखते हैं। सिनोबु गिव से पूछता है, तुम युका, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? तुम क्रॉप्स के रूल को क्यों तोड़ रहे हो? प्लीज कुछ तो बताओ तुम युका, ऐसे चुप मत रहो। जहाँ तक मुझे याद है ये 2 साल पहले की बात है। प्लीज मुझे इतनी पुरानी कहानी मत सुनाओ। क्या तुम इस बात से गुस्सा हो कि मैंने कहा कि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता? जिसके बाद सिनोबु अपने पैर के नीचे हिडन ब्लेड से की के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, पर वो रुक जाती है क्योंकि वहाँ पे काफी सारे काजुगा इक्रो मैसेज लेके आते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनिए। हेडक्वार्टर से ऑर्डर है, तानजीरो और नेजुको को हेडक्वार्टर में ले जाना है। तानजीरो जिसके सर पे एक निशान है और वो एक इंसान है, नेजुको जो कि एक डीमन है और वो तानजीरो का बहन है। ये मैसेज पूरे जंगल में फैल चुका है। ये लड़की भी उसे सुन लेती है और वो ये देख के समझ जाती है कि यही नेजुको होगी, इसलिए वो अब उसके ऊपर हमला नहीं करती। इधर गिव और सिनोबु भी लड़ना बंद करके जाने लगते हैं। रेस्क्यू टीम तानजीरो को खोज लेता है, साथ ही साथ इनोसुके को भी रेस्क्यू टीम खोज लेते हैं। ये लड़की अब रेस्क्यू टीम की मदद करने लगती है और आखिरकार सुबह हो जाता है। सूरज की किरण सभी जगह को रोशनी कर देता है, जिसके बाद सभी लोग कहीं पे जाने लगते हैं। इसके बाद हमें एक खूबसूरत सा जगह दिखाया जाता है। तानजीरो उसी जगह पे बेहोश होकर पड़ा है। रेस्क्यू टीम का एक मेंबर तानजीरो को होश में लाता है और वो बोलता है कि तानजीरो हसीरा के सामने है, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो पिछले एनिमे को इसका सवाल था कि डीमन स्लेयर्स जिन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं उनको क्या कहा जाता है, और इसका सही जवाब है निचिरिन ब्लेड या फिर निचिरिन स्वॉर्ड। तो जिन भाई ने इसका सही जवाब दिया है वो लोग हैं आर्डेन डिप्लोटोकस, हिंदुस्तानी ओटाकू, ओटाकू रिएक्टर्स, एमपी गेमर, एनी प्लेस वाइटी, दीप्तेस्टेन, फेस्तोलॉर्डे, पोकी एमबी, राहत बरसगदे, फ्री फायर गेमर और मामानी दत्ता। एंड ये स्पेशल शॉट आउट टू जय भाई। और आज के एनिमे को इसका सवाल, तो अब मुझे ये बताओ कि ये कैरेक्टर कौन सा एनिमे का है। नाम मत बताओ वो भी चलेगा, बट ये कौन सा एनिमे का कैरेक्टर है वो बताना पड़ेगा। तो यही था डीमन स्लेयर एपिसोड 21 की पूरी कहानी। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करो, अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और चाहो तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके साथ घंटे को भी ऑल पे सेट कर देना। तो आज की इस वीडियो को यही पेंट करते हैं। आरा आरा सायोनारा।